Hello everyone, welcome to Study Smart Wala. So students, today we are going to start with second chapter of class 11 Pole Science, that is rights in our constitution. तो आज हम इस chapter को शुरू करने वाले हैं students. So please pay attention. So happy reading with us. Let's begin with the chapter. So first of all, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं एक्चुअली. ठीक है, देखिए, a constitution is not only about composition of various organs of the government and the relation among them. constitution यही थोड़ी है, हमने अभी पहले हम पढ़ चुके हैं मेरी पहली वीडियो में constitution why and how में कि constitution है क्या. वो एक written document है जो कि क्या गवर्न करता है, रूल्स और रेगुलेशंस का which governs the country. ठीक है, तो बेसिकली ये एक तरह का गवर्नमेंट की ऑर्गन्स का कॉम्पोजिशन नहीं है. ठीक है, और उनके बीच के रिलेशनशिप के बारे में. कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट डॉक्यूमेंट दैट सेट्स लिमिट्स ऑन द पावर्स. वो क्या करता है, दैट सेट्स लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, इंश्योर्स डेमोक्रेटिक सिस्टम. वो क्या करता है, अगर उसने पावर दी है तो उनपे वो लिमिट्स भी लगाता है. गवर्नमेंट को अगर उसने पावर्स दी है तो उनपे लिमिट्स भी लगाता है, और ये हमें इंश्योर करता है कि हमारा डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है दैट विल प्रिवेल. समझ आया आप लोगों को? तो उसके बाद, और ये कैसे करता है इन चीजों को, लिमिटेशंस लगाता कैसे है, ये हमें हमारे क्या देता है, फंडामेंटल राइट्स. हमें क्या देता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा जी, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं. जैसे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 होता है, वैसे जो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर पार्ट्स हैं. ठीक है, जिसमें जो थर्ड पार्ट है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो पार्ट 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, क्या लिस्ट करता है वो, फंडामेंटल राइट्स. मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे पार्ट्स कितने, टोटल पार्ट्स कितने होते हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज 22 टोटल पार्ट्स होते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. जैसे कि पहला पार्ट होता है यूनियन एंड टेरिटरी पर, मतलब कि ये वो चैप्टर है, वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि यूनियन टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में बताएगा. ऐसी पार्ट 2 सिटीजनशिप के बारे में बताएगा. ऐसी जो पार्ट 3 है उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स है. मैं अभी ऐसे ही आपको बताया, टोटल 22 पार्ट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर. एंड ऑल्सो मेंशन द लिमिट्स ऑन दीज राइट्स. और ये क्या करते हैं, ये मेंशन साथ साथ ये भी करता है उनकी लिमिटेशंस, इन राइट्स की लिमिटेशंस. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये जस्ट ये नहीं है कि कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिलेशनशिप अमंग देम. क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन वो डॉक्यूमेंट्स है जो अगर ये पावर्स दे रहा है तो उनको लिमिट भी कर रहा है, और हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप को बहुत ही इफेक्टिव वे में चला रहा है. वो हमें क्या दे रहा है, जिससे कि गवर्नमेंट की पावर लिमिट हो रही है, हमें अधिकार दे रहा है, फंडामेंटल राइट्स दे रहा है. जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो सब्जेक्ट है वो कौन से पार्ट में है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अब आते हैं, आप जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपको इस चैप्टर के पढ़ने के बाद क्या क्या चीजों की नॉलेज हो जाएगी. अब देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, व्हाट आर द वेरियस फंडामेंटल राइट्स लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमें ये इसकी नॉलेज हो जाएगी कि हमारे टोटल फंडामेंटल राइट्स हैं कितने. ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कितने, हाउ दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड, हमें इन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, या फिर ये प्रोटेक्टेड कैसे होते हैं, what role the judiciary has played in protecting and interpreting these rights. judiciary का क्या रोल है इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में. what is the difference between fundamental rights and DPSP, that is directive principles of state policy. तो इस पूरे चैप्टर में आप ये सारी चीजें पढ़ने वाले हो. तो अब देखिए, ये चैप्टर हमें क्या बताने वाला है, हमारे अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, अब हम इन्हीं सब्जेक्ट्स के, इन्हीं टॉपिक्स के डीप में जाएंगे. ठीक है, चलिए चलते हैं. द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स. अब सबसे पहली बात, मैं पढ़ने तो जा रहे हैं राइट्स, लेकिन हमें ये भी तो पता है उनकी अहमियत क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है राइट्स की. ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में. देखिए, 2 एग्जाम्पल से मैं आपको इनकी इंपॉर्टेंस बताऊंगी. सबसे पहला, कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर एशियन गेम्स 1982. क्या हुआ था, एशियन गेम्स की कंस्ट्रक्शन के लिए काम शुरू हुआ था. तो उसके लिए बहुत सारे वर्कर्स जो थे उनको बुलाया गया कि भाई कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, तो सबको बुलाया गया. ठीक है, लेकिन जब उनसे काम लिया गया उसके बाद उन्हें क्या दिया गया, पेड लेस. उनको बहुत ही कम पे किया गया, मिनिमम वेजेस से कम, जितना मिनिमम वेज देना चाहिए एक लेबर को उससे कम पे किया गया. ठीक है, सोशल साइंटिस्ट जब इस चीज की पड़ताल हुई और सोशल साइंटिस्ट ने इनकी कंडीशंस को देखा, तो उन्होंने पिटीशन, याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट में, पिटीशन डाली.
और उन्होंने ये बोला जो ये वेज दी जा रही है ये एक तरह से बहुत ही मिनिमम वेजेस से बहुत कम है, और हम इसको क्या बोलेंगे, एक तरह का फोर्स्ड लेबर है। ठीक है, फोर्स्ड लेबर मतलब करवा बॉन्डेड लेबर जैसा काम करवाया जा रहा है लोगों से। सो क्या होता है, वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये क्या वॉयलेट हो रहा है, उनका फंडामेंटल जो फंडामेंटल राइट है इन लोगों का, वो वॉयलेट हो रहा है। एंड दैट इज कौन सा, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उनकी, उनसे काम ज्यादा लिया जा रहा है, उनको इतना वेजेस नहीं दिया जा रहा कंपैरेटिवली, तो उनका क्या है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो ये डाली, तो कोर्ट ने क्या किया, इसको एक्सेप्ट किया, इस प्ली को। गवर्नमेंट को क्या बोला, वर्कर्स गेट प्रिस्क्राइब वेजेस, वर्कर्स को प्रिस्क्राइब वेजेस ही मिलनी चाहिए जितनी वो डिजर्व करते हैं। समझ आया? तो अब समझ रहे, अगर हमारे पास ये राइट नहीं होता, दिस राइट, इफ वी आर नॉट हैविंग दिस राइट, तो हमें हमेशा एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये हमारी इंपॉर्टेंट, पहली इंपॉर्टेंस मैंने बताई कि एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको समझाया कि हम, अगर हमारे राइट्स नहीं फॉलो होते, अगर हमारे कोई राइट्स वॉयलेट करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, लॉ क्या बोलते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, प्ली कर सकते हैं, पिटिशन दायर कर सकते हैं, और उसके बाद हम अपने राइट्स को पा सकते हैं। अब देखिए, मकाल ललू जो था 23, अब ये सेकंड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सेकंड, ठीक है, वॉज 23, ये 23 ईयर्स का था व्हेन ही वाज अरेस्टेड, जब इसको अरेस्ट किया गया, चार्ज ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस इंजरीज, मतलब ऐसा बोला गया कि इसने ना बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया है, मारा है, पीटा है बहुत। तो बाद में पता लगा ये मेंटली अनस्टेबल है, कि उसको ट्रायल नहीं ले सकते, मतलब कि अब उसने इतना किसी को मारा पीटा है, जो भी किया है, बाद में उसका ट्रायल होने के लिए लेकर जाते हैं ना, विद इन 24 आवर्स अगर हम किसी को कस्टडी में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास, तो अब ये जो ट्रायल जो है वो नहीं ले हो सकता इसका, क्योंकि मेंटली अनस्टेबल है, तो उसको मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। कहाँ भेजा गया? मेंटल हॉस्पिटल। ट्रीटेड सक्सेसफुली, उस वो ट्रीट हो गया। अब क्या डॉक्टर्स क्या करते हैं, जेल अथॉरिटीज को 2 बार लिखते हैं, 1967 में भी और 1996 में, भाई वो फिट हो चुका है, आप वो ट्रायल ले सकता है, मतलब कि आप उसका ट्रायल करवा सकते हो, लेकिन किसी ने भी अटेंशन नहीं पे की, हम वो जुडिशियल कस्टडी में ही रहा। अब 2005 में उसको रिलीज किया गया, अब ध्यान से सुनना, 2005 में रिलीज किया गया, अब वो 77 ईयर्स का है। समझ रहे आप, पहले वो 23 ईयर्स का था, अब वो 7, मतलब 54 ईयर्स वो कहाँ रहा, पुलिस कस्टडी में। ठीक है, अब देखिए, जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इस बीच में आई, इस मुद्दे के बीच में आई, और उन्होंने ये सारे ट्रायल्स का और ये सारी जानकारी ली कि प्रॉब्लम क्या थी, तो उन्हें उन्हें पता लगा निर्दोष था, उसको फिर छोड़ा गया। आप ये सोच सकते हैं, उसका ट्रायल ही नहीं हुआ, अंडरस्टूड, ट्रायल नहीं हुआ, और उसने जेल में 54 ईयर्स विदाउट एनी रीजन काट दिए। तो ये क्या है, वॉयलेशन टू राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। समझ रहे हैं, वॉयलेशन टू राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इसका वॉयलेशन हुआ उनका। एवरी सिटीजन मस्ट ऑल्सो हैव द राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल। तो इससे ये पता लगता है कि भाई वो निर्दोष था, अगर उसको फर्स्ट ट्रायल मिल जाता उस टाइम पे, जब वो मेंटली फिट हो गया था, तब शायद वो फ्रीड हो जाता। तो ये क्या हुई है, वॉयलेशन। अगर हमारे राइट्स हो, राइट्स ना फॉलो हो, तो हमारी लाइफ पे कितना असर पड़ सकता है, मतलब कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है लाइफ में, अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है हमसे कोई ले ले और उसको कोई वॉयलेट करे, सॉरी, तो हम बहुत ही प्रॉब्लम में हो सकते हैं। उसने तो पूरी लाइफ खत्म हो गई ना उसकी। तो अब देखिए, these two examples show the rights granted by our constitution are fundamental। तो आप सोच सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एंड प्लेज अ ग्रेट रोल इन आवर लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये 2 एग्जाम्पल से हमें इंपॉर्टेंस पता लगी, किसकी इंपॉर्टेंस पता लगी, हमारे फंडामेंटल राइट्स की, जो कि हमें किसने दिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। बिल ऑफ राइट्स क्या होता है? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बिल ऑफ राइट्स के बारे में। देखिए, बिल ऑफ राइट्स है लिस्ट ऑफ राइट्स मेंशन्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड बिल ऑफ राइट्स। मतलब वो राइट्स की लिस्ट, किसकी, राइट्स की लिस्ट जो कि मेंशन्ड है कहां पर, कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन उसकी प्रोटेक्शन भी करता है, उसको बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। समझा? अब बिल ऑफ राइट्स प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट फ्रॉम दस एक्टिंग अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। ये बिल ऑफ राइट्स क्या करता है, प्रोहिबिट करता है गवर्नमेंट को कि वो इन राइट्स के अगेंस्ट ना जाए। ठीक है,
एंड इंश्योर रेमेडी इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ दी राइट। और साथ ही साथ ये इंश्योर करवाता है कि अगर ये वायलेशन होती है फंडामेंटल राइट्स की तो किस तरीके से उस चीज से बाहर आना है। अंडरस्टूड? मतलब कि उसके लिए रेमेडी देता है किस चीज के लिए, अगर गवर्नमेंट ने या किसी ने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया है। समझे आप? तो बिल ऑफ राइट्स इज ओवर। बिल ऑफ राइट्स क्या है? वो लिस्ट ऑफ राइट्स है जो कि मेंशन्ड है, प्रोटेक्टेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है? एक्सक्यूज मी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल जो राइट्स है हमारे, वो आर्टिकल 12 से 35। सो बेटा आर्टिकल 12 टू 35। हाँ, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जो वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा है। तो पहले जब इसकी कमेंसमेंट हुई थी, जब ये शुरू हुआ था, उसमें टोटल सुनिएगा, उसमें टोटल 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, 22 पार्ट्स थे और एंड 8 शेड्यूल्स थे। ये इसकी फ्रेमवर्क था। ठीक है, जब इसकी कमेंसमेंट हुई थी, जो मैंने 22 पार्ट्स आपको बताए थे, कमेंसमेंट के टाइम पे थे। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन विद द टाइम उसमें अमेंडमेंट्स हुई, ठीक है, अमेंडमेंट्स हुई, जैसे मैंने बताया आपको, वो लिविंग डॉक्यूमेंट भी माना गया है, तो विद द टाइम अगर जब नीड होती है तो उसमें अमेंडमेंट्स, जब अमेंडमेंट्स हुई और आज की अगर हम बात करें उसमें 448 तो आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, दैट्स अ बेसिक नॉलेज। ओके, तो 22 पार्ट्स नहीं है आज, उसमें 25 पार्ट्स है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स के। वो जैसे अब टोटल कितने हैं, 448 आर्टिकल्स है, तो फंडामेंटल राइट्स के 12 से 35 आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते हैं। कौन से हैं? 12 टू 35, 12 टू 35। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स होते क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ पर लिखे गए हैं? सारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफ इंडिया, विच आर गारंटेड टू ऑल सिटीजन्स। सभी सिटीजन को गारंटी किए गए हैं, सारे के सारे राइट्स गारंटी है भाई। ये जो हमारे सिटीजन है, अगर इफ यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, सो यू आर गारंटेड विद दीज राइट्स। ओके, ये हमेशा अप्लाइड होते हैं, मतलब कि अप्लाइड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा। सिग्निफिकेंटली फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। अब आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है इसमें कि कोई हायर कास्ट का है तो उसी को ही राइट्स मिलेंगे, या फिर मेल है तो उसे राइट्स मिलेंगे, ऐसा कोई है। कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई रेस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सभी को इक्वली ये सारे राइट्स मिले हुए हैं, सभी को फंडामेंटल राइट्स गारंटेड किए गए हैं। किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ने। और साथ ही साथ अगर इनकी वॉयलेशन होती है तो वी कैन अप्रोच टू द कोर्ट। ठीक है, समझ आ गया? तो ये हमारे हो गए फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन। व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? अब आते हैं व्हाई आर दे कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। उनको फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा गया है? These rights are called fundamental rights because of two reasons. दो reasons की वजह से इन्हें fundamental right कहा गया है। They are enshrined in the constitution which guaranteed them. क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? राइट्स फंडामेंटल, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेज अ वाइटल रोल इन लाइफ। ये कहाँ इंश्राइंड है? सारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी है सबको कि भाई ये फॉलो होंगे। ये गारंटी के साथ आपको क्या दिए जा रहे हैं? फंडामेंटल राइट्स। तो दैट्स व्हाई दे आर फंडामेंटल राइट्स। दे आर जस्टिसिएबल, मतलब कि कोर्ट ने इनको इन्फोर्स किया गया है। अगर वॉयलेशन होती है तो आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो। समझ आया? सो that's why these are known called as fundamental rights. अब चलते आगे, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। ये सारे हमारे मेन 6 फंडामेंटल राइट्स है। प्लीज ध्यान से देखिएगा, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्टली कम्स इन एग्जाम। देखो, राइट टू इक्वालिटी पहला, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशन राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब देखो, राइट टू इक्वालिटी, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा सिर्फ राइट टू इक्वालिटी
तक ही रहेगा। आगे हम फर्दर वीडियोस में एक एक दो दो राइट्स के बारे में पढ़ लेंगे। देखो, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 टोटल कितना अभी हमने पढ़ा, फंडामेंटल जो राइट्स हैं टोटल, मैंने कहां से कहां तक बताए थे आपको फंडामेंटल राइट्स, आप देख सकते हैं 12 टू 35 टोटल कहां बताए थे, 12 टू फंडामेंटल राइट 12 टू 35, ठीक है। तो मैं आपको सारा बताऊंगी ये सारा कैसे आता है, ठीक है, जो कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बुक में, ठीक है। अब राइट टू इक्वालिटी कहां से कहां तक आता है, 14 टू 18, मतलब कि आर्टिकल 14 से 18 तक सारे राइट टू इक्वालिटी के बारे में ही बताते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल कहां से है, 14 टू 18। अब देखो, इसमें भी हमने सेग्रीगेशन कर दी है, तो आपकी बुक में नहीं गिवन है ऐसे, बट इट विल बी इजी फॉर यू एंड मोर ओवर इट विल गिव यू एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ओके। आर्टिकल 14 क्या है, the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India। मतलब कि आर्टिकल 14 यही कहता है वो किसी को भी डिनाई नहीं कर सकता, मतलब कि सभी के सामने लॉ लॉ के सामने सारे के सारे लोग इक्वल है, विदर लाइक मेल फीमेल, जेंडर इनइक्वालिटी भी नहीं है, रेस इनइक्वालिटी भी नहीं है, और यहाँ तक कि कास्ट इनइक्वालिटी भी नहीं है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है। तो मतलब कोई भी पर्सन हो, चाहे वो हाई कास्ट हो चाहे वो लो कास्ट हो, सभी के सभी इक्वल होते हैं कानून के आगे। तो ये हो गया राइट टू इक्वालिटी का आर्टिकल 14 कहता है। अब आता है आर्टिकल 15, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी अदर। इनको हम बहुत ही एलॉबरेट वे में पढ़ेंगे। अभी इनके अंदर क्या है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता स्टेट, कभी भी किसी भी सिटीजन के सिटीजन्स के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कि वो उसका रिलीजन कैसा है, उसका वो कौन सी रेस से बिलोंग करता है, उसकी कास्ट कौन सी है, मेल है या फीमेल है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। तो इन बेसिस पर कोई भी स्टेट उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है सिटीजन्स को, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या कहता है, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए किसी भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, अंडरस्टूड, और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। 17 बोलता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, छुआछूत की को हम एबॉलिशन बिल्कुल ही खत्म करते हैं, मतलब कि ये क्या है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 बोलता है। आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ ऑल टाइटल्स, सभी टाइटल्स जो लगाया जाता है बहादुर शाह, मतलब मैं अभी इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगी आपको, खाने खान, तो एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। मिलिट्री और एकेडमिक में जैसे हम लगाते हैं ना डॉक्टर और जर्नल, इनको छोड़ते हुए कोई इनको छोड़कर कोई भी टाइटल जो है ना उसको एबॉलिश किया गया है। देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, अब आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो, आर्टिकल 14 ट्रीट्स ऑल पीपल द सेम इन द आईज ऑफ द लॉ, ये मैंने बताया कानून के आगे सभी बराबर है। दिस प्रोविजन स्टेट्स दैट, ये बताता है दैट ऑल सिटीजन विल बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ, ठीक है, ट्रीटेड इक्वली बिफोर लॉ। द लॉ ऑफ कंट्री प्रोटेक्ट्स एवरीबडी इक्वली, लॉ कानून सभी को इक्वली, ये नहीं कि वो हाई कास्ट का है तो उसको प्रोविजन ज्यादा मिल गए, उसको अगर उसने कोई क्राइम भी किया तो उसको क्राइम के हिसाब से उतनी पनिशमेंट नहीं मिली, ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ द कंट्री प्रोटेक्ट्स एवरीबडी इक्वली अंडर द सेम सर्कमस्टांसेस, द लॉ विल ट्रीट पीपल इन द सेम मैनर। कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, चाहे कैसा भी सर्कमस्टांसेस हो, लॉ चाहे पीएम हो चाहे प्रेसिडेंट हो, सबके लिए लॉ क्या है, सेम है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये तो हमारा पहला हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। दिस आर्टिकल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन एनी मैनर, नो सिटीजन शेल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ रेस, religion, caste, place of birth, sex or any other of them be subject to any liability, disability, restriction or condition with respect to। देखो, इन सब बेसिस पर आप एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस नहीं हैम्पर कर सकते, यानी कि लो कास्ट का बंदा है तो नहीं, ये इस टेम्पल में नहीं आ सकता है या फिर इस मॉल में नहीं आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीवन कैन
access to public places. यूज ऑफ टैंक्स यूज करना, पहले क्या होता था, पहले टाइम पर क्या होता है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो लो कास्ट होते थे उनको पर्टिकुलर विलेज में टैंक्स यूज करने, वेल यूज करने, घाट्स यूज करने नहीं दिया जाता. आज ऐसा नहीं है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला है दैट एवरीवन इज इक्वल, एंड मोर ओवर वी शुड नॉट discriminate the people on the grounds of race, religion, caste, place of birth, sex or any other of them. ठीक है, that are maintained by the state or that are meant for general public. General public के लिए जो भी facilities state दे रही है, that is for everyone irrespective of caste, religion. ठीक है. The article also mentioned that special provision can be made for women, children and backward classes notwithstanding with this article. देखो एक चीज है, मैं आपको बताती हूँ, स्पेशल प्रोविजंस मिले गए हैं किसी किसी चीज में, वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए. जैसे कि पंचायती इलेक्शंस होते हैं, उसमें रिजर्वेशन ऑफ सीट होती है वुमेन के लिए. ठीक है, कुछ कुछ स्पेशल प्रोविजंस रखे गए हैं. क्यों? क्योंकि उनको क्या किया जाए, जो लोग बहुत ही बैकवर्ड हैं और जिनको बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं मिली है, दे कैन रीच अप टू द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो इसीलिए उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो, इसलिए कुछ ऐसे प्रोविजंस रखे गए हैं, एंड दैट विल नॉट एंटाइटल टू डिस्क्रिमिनेशन. अब आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. अब आर्टिकल 16 की बात करते हैं. इन द सॉरी Okay, so Article 16 provides equal employment opportunity in state service for all citizens. 16 आर्टिकल यही कहता है कि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट में. ठीक है, नो सिटीजन शेल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेम चीज. ठीक है, exceptions to this can be made for providing special provisions for backward classes. आपको पता है कुछ अपॉर्चुनिटीज में रिजर्वेशन चलती है. ठीक है, और आज मुद्दे की बात हो रही है कि रिजर्वेशन को हम इकोनॉमिकली करने की बात चल रही है आजकल. लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, जब ये रखा गया है, मींस ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन, जॉब रिजर्वेशन होना चाहिए, तो क्यों रखा था ये वैसे तो हम बोलेंगे एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन रखा इसलिए था कि उनको शुरुआत से ही फैसिलिटीज नहीं मिली, जिसकी वजह से उनको एजुकेशन में लैकिंग हुई, और उनको उस लेवल तक लाने के लिए कुछ परसेंट रिजर्वेशन रखा गया कि इन फ्यूचर इवन दे विल गेट द अपॉर्चुनिटीज फॉर हायर जॉब्स. समझ आया? तो पहले ऐसा होता था कि उनको फैसिलिटीज ना मिलना, तो हम उन लोगों को उनसे कंपेयर नहीं कर सकते जिनको फुल्ली अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, फुल्ली फैसिलिटीज मिल रही है. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ सोचकर उनके लिए रिजर्वेशन रखा. लेकिन आज बहुत लोग इसका मिसयूज भी कर रहे हैं, मतलब सर्टिफिकेट्स वगैरह अपने गलत बनाते हैं, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के, हो जाता है, ये सारी चीजें हो रही हैं. और आजकल तो इस मांग हो रही है, लोगों के बीच में ये मांग है कि अब इकोनॉमिक बेसिस पर इसे कर लिया जाए तो ज्यादा सही रहेगा. ठीक है, इकोनॉमिक बेसिस पर अगर ये होता है तो आई थिंक दैट विल बी मोर सेटिस्फैक्टरी. ओके, नाउ एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करते हैं. आर्टिकल 17 प्रोहिबिट्स द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. आर्टिकल जो 17 है वो बोलता है कि अनटचेबिलिटी नहीं प्रैक्टिस करनी, छुआछूत नहीं करनी. अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड इन ऑल फॉर्म्स. एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी इज मेड एन ऑफेंस. अगर अनटचेबिलिटी से कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आती है किसी को, ठीक है, तो उसको ऑफेंस माना जाएगा. समझ आया आप लोगों को? तो अब आते हैं एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात कर लेते हैं. आर्टिकल 18 abolishes the titles. The state shall not confer any title except those which are academic or military titles. मैंने आपको पहले ही बताया, academic जो होता है, PhD होल्डर्स होते हैं, तो उनको डॉक्टर्स लगा दिया जाता है, मिलिट्री में जनरल, कर्नल, तो उनके लिए जो लेफ्टिनेंट, तो उनके लिए जो टाइटल्स हैं वो माननीय है, उसके अलावा कोई टाइटल माननीय नहीं है. द आर्टिकल ऑल्सो प्रोहिबिट्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट. फॉरेन स्टेट से भी कोई भी आप वहां से टाइटल सिटीजन्स ऑफ इंडिया को मनाई है. द आर्टिकल एबॉलिश द टाइटल दैट वर अवॉर्डेड बाय द ब्रिटिश सच एज, जैसे कि एग्जाम्पल ये जो ब्रिटिशर्स देते थे पहले, राय बहादुर, खान बहादुर एक्सेट्रा, ये वाले टाइटल्स को एबॉलिश कर दिया गया. अवार्ड्स लाइक पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, मिलिट्री ऑनर्स, अशोक चक्र, परमवीर चक्र डू नॉट बिलोंग टू. पहले क्या होता था
इनके ऊपर पहले इनको टाइटल्स माना जाता था, आज इनको टाइटल्स की कैटेगरी से हटाया जाता है, ये इस में नहीं आते हैं, ठीक है। ये जो अवार्ड्स हम देते हैं, पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज टाइटल्स। पहले इसके ऊपर क्या लगा था, रोक लगा दी गई थी इनके ऊपर, दैट दे आर कंसिडर्ड एज ए टाइटल, बट लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट में इसकी जब पिटीशन गई थी तो बाद में ये आया, इसका क्या आंसर, इसका क्या मिला, रिजल्ट क्या हुआ कि जो है इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये ऑनर्स हैं और इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे किसमें, टाइटल्स में, ठीक है। ओके, सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस, जस्ट मूव। इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोडक्शन मैंने बताई क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स जो मैंने 2 एग्जाम्पल से आपको समझाई, फिर उसके बाद सॉरी बिल ऑफ राइट्स है क्या, फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, वो उनको फंडामेंटल राइट्स बोला क्यों जाता है, फंडामेंटल राइट्स कितने हमारे, कितने हैं, 6 हैं हमारे, और कौन कौन से ये, और आज हमने सिर्फ राइट टू इक्वालिटी खत्म किया है, ठीक है। तो ये टोटल आर्टिकल 18 तक है। मैंने आपको कुछ चीजें इसमें एक्स्ट्रा बताई है, सो प्लीज, ठीक है, learn those things, keep it in the mind because it will help you in future also. So please stay tuned with Study Smart Wala, like, share, comment and subscribe our channel, and please do motivate us for making more videos for you all, and seriously I'm happy to make more videos for you all, okay. Happy learning with us, keep in touch always, take care, we'll meet soon.